हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए डबल इंक्रीमेंट एमसीक्यू सेशन लेकर हाजिर हैं। आपके सीआईबी एग्जाम जो कि 30 नवंबर से शेड्यूल है। ये सेशन आपके सीआईबी पेपर 3 एबीएफएम से संबंधित है। आज हम सीआईबी एबीएफएम के मॉड्यूल डी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन की 9th सेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। 9वां सेशन है। पिछली क्लास की बात करें तो हमने बिजनेस एनालिटिक्स से संबंधित एमसीक्यूज का डिस्कशन किया था और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी पढ़ा। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। 4 मॉड्यूल हैं, इस समय हम मॉड्यूल डी पर हैं। इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। सारी नई चीजें आपको जानने को मिलती हैं यहाँ पर। एग्जाम आपका 30 दिसंबर को शेड्यूल है और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, पिछली क्लास में आपने बिजनेस एनालिटिक्स, उसके टाइप्स क्या हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम जान रहे हैं बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पिछली क्लास में आपने डेटा माइनिंग, रिग्रेशन जैसे टॉपिक्स पर भी एमसीक्यू किए थे। आज आपके सामने बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, इसका इस्तेमाल एक तरह से देखा जाए बिजनेस एनालिटिक्स के कंटेक्स्ट में आपको डेफिनेशन को समझना है और आंसर करना। द प्रोसेस ऑफ मैन्युअली एनालाइजिंग स्ट्रक्चर डेटा। आप समझिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, बात कर रहे हैं टूल्स की, जिसकी मदद से किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसे कैसे एनालाइज किया जा सके। तो वो मैन्युअली करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रोसेस ऑफ मैन्युअली एनालाइजिंग स्ट्रक्चर डेटा। पहला ऑप्शन तो अपना पहली लाइन पढ़ते ही खत्म हो। द यूज ऑफ एडवांस कंप्यूटेशनल टेक्निक्स हो सकता है, एडवांस कंप्यूटेशनल टेक्निक्स टू एग्जामिन एक्सट्रीमली लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स डेटा सेट्स। देखिए, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, बैंक्स की बात कर रहे हैं, जो डेटा है वो बहुत बड़ा है। इन बड़े डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें एडवांस कंप्यूटेशनल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम एक्सट्रीमली लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स डेटा सेट्स को स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, ये इस फॉर्म में होते हैं, to uncover hidden patterns, correlations and insight that support strategic business decisions। मतलब इनकी मदद से, इस प्रोसेस की मदद से हम इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स में का इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए बिग डेटा एनालिटिक्स की जब बात की जाती है तो जो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ठीक है, बैंकिंग से संबंधित और ई कॉमर्स से जुड़े हुए डेटा जो होते हैं उनको एनालाइज करने में, उनमें क्या पैटर्न्स हैं उनको फाइंड आउट करने में, सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे अरेंज करना है, इन सब को प्रोसेस करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शन एकदम परफेक्ट, एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बिग डेटा एनालिटिक्स गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस। तो आमतौर पर हम डेटा एनालिसिस करते हैं, उससे एक्सटेंडेड वर्जन है उसका। इट डील्स विद वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी ऑफ डेटा, often combining structured and unstructured data from multiple sources. The goal is to uncover hidden patterns। जो भी डेटा में hidden patterns हैं, predictive insights and correlations को find out करना, जैसे कि important and strategic decision making में उसका रोल प्ले किया जा सके, हेल्प ली जा सके। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स टेक्स्ट माइनिंग से आप क्या समझते हैं? टेक्स्ट माइनिंग क्या है? व्हाट इज टेक्स्ट माइनिंग? आपने डेटा माइनिंग पढ़ लिया था, अब हम टेक्स्ट माइनिंग की बात कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिकल डेटा इनटू प्रेडिक्टिव मॉडल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है स्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिकल डेटा, बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इनसाइट फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा सच एज ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट एंड कस्टमर रिव्यूज। यहां पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात की जाती है। ये ऑप्शन गलत था आपका। हम बात कर रहे हैं मीनिंगफुल पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की, ट्रेंड्स को, जो भी हिडन पैटर्न्स हैं, इनसाइट फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा, जैसे कि ईमेल्स हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, कस्टमर रिव्यूज हो गए, इन सब के आधार पर हम मीनिंगफुल पैटर्न को फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं और इसके लिए हम टेक्स्ट माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब। टेक्स्ट माइनिंग क्या है? इज नॉट अबाउट न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चर्ड डेटा, इट फोकसेस ऑन अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा। तो टेक्स्ट माइनिंग किस पर फोकस करता है? अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा पर फोकस करता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन सेंटिमेंट एनालिसिस।
कस्टमर फीडबैक, इवैल्यूएशन, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस एंड मार्केट रिसर्च। तो ये इसका एप्लीकेशन कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है? अनलाइक स्टैंडर्ड एनालिटिक्स, इट ऑफन इन्वॉल्व्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी जिसे बोलते हैं, एआई का रोल आ जाता है यहाँ पर, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स। आगे बढ़ते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए जो क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा रहे हैं ये लेंथी स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं और लॉजिकल चीजें यहाँ पर आपको समझनी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या बिग डेटा एनालिटिक्स है, क्या टेक्स्ट माइनिंग है, क्या रिग्रेशन है, क्या डेटा माइनिंग है, क्या आपके बिजनेस एनालिटिक्स के टाइप्स है, क्या मतलब, तो आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इनके मतलब ही नहीं पता है तो फिर एग्जाम में जाकर आप परेशान। अब यहाँ पर एक केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमें। अ रिटेल चेन वांट्स टू इंप्रूव इट्स सेल्स स्ट्रेटजी। रिटेल चेन अपनी सेल स्ट्रेटजी को इंप्रूव करना चाहती है। दे हैव कलेक्टेड हिस्टोरिकल सेल डेटा, customer demographics and marketing campaigns information. Their goal first क्या है? Understand why sales dropped last quarter. Why sales dropped last quarter? क्यों? Reason क्या? Second goal क्या है? Predict which product are likely to be popular next season. Goal 3. Recommend strategies to increase customer retention and revenue. देखिए आपको याद आ होगा यहाँ पर जो मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो जो भी बिजनेस एनालिटिक्स के टाइप्स हैं। जब हम बात करते हैं कि किसी ट्रेंड या किसी चीज के हैपनिंग के पीछे क्या रीजन, इसका मतलब हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक। जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस या फोरकास्ट करते हैं तो उसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस का नाम देते हैं। और जब हम रिकमेंडेशन या सजेशंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है? रिकमेंडेशन या फिर सजेशन की जब चर्चा की जाती है तो ये आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन द सिनेरियो अबव व्हिच टाइप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इज बीइंग अप्लाइड फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाई सेल्स ड्रॉप लास्ट क्वार्टर। अब कौन से एनालिटिक्स का आप इस्तेमाल, तो सेल्स ड्रॉप क्यों हुई है, व्हाई सेल्स आर ड्रॉप। अगर हम किसी चीज के होने के पीछे के कारण को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर हम किस एनालिसिस की बात करेंगे, एनालिटिक्स की बात करेंगे, तो हम डायग्नोस्टिक। तो आंसर क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सस्टेनेबल फाइनेंस। अब देखिए यहाँ पर कुछ ग्रीन फाइनेंस एंड सस्टेनेबल फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन। सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा फाइनेंस या एक ऐसा सोर्स जिसकी मदद से हम फंड रेज कर रहे हैं या फंड एलोकेट कर रहे हैं सोशल, एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, ईएसजी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ईएसजी देखिए कहां पर, की ऑप्शन में वन बाय वन करके सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। फाइनेंसिंग दैट फोकस सोलली, देखिए केवल फोकस किया जा रहा है किस पर, मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड ओनली टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, केवल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ही फाइनेंस किया जाता है। फाइनेंसिंग दैट इंटीग्रेट्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ईएसजी क्राइटेरिया इनटू बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट। Financing that avoids any investment in corporate bonds and equity markets, सी ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट है। ईएसजी याद रखिएगा, सस्टेनेबल फाइनेंस का मेन टारगेट होता है सोशल प्रोजेक्ट जो है, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट जो है और जो गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, इन सब में एक तरह से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराना या फिर फाइनेंस करना। तो यहाँ पर ईएसजी वाला कॉन्सेप्ट, जब हम ग्रीन फाइनेंस की बात करते हैं तो वो केवल ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में फाइनेंस करने की बात। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल फाइनेंस का, ये बात की मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर रिटर्न। देखिए शॉर्ट टर्म, कभी भी हम किसी बड़े फाइनेंस की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म
पर फोकस नहीं कर रहे हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म का ओनली लिखा हुआ है, ओनली गलत। प्रोमोटिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या प्रमोट करना? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, कंसीडरिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स, दोनों को शामिल किया गया, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट को शामिल किया गया, ये ऑप्शन पॉजिटिव दिख। इन्वेस्टिंग एक्सक्लूसिवली इन गवर्नमेंट बॉन्ड, केवल गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की बात करी जा रही है, गलत है। अवॉइडिंग ऑल फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड करने की बात की जा रही है, नेगेटिव ऑप्शन है। आंसर क्या है? बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन सही है। बात कर रहे हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित एक बहुत ही खास बैच है सीआईबी क्रैश कोर्स विद टेस्ट सीरीज। सीआईबी कंप्लीट सिलेबस विद इंपॉर्टेंट टॉपिक कवरेज मिलेगा आपको, साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और आप यहाँ पर जुड़कर टेस्ट सीरीज की मदद से अपनी प्रैक्टिस पर भी फोकस कर सकते हैं। तो मात्र 1499 में ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, which of the following best distinguishes green finance from sustainable finance? अब देखिए इस पर हम बात कर चुके हैं, जब हम ग्रीन फाइनेंस की बात करते हैं तो एक तरह से एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट पर फोकस्ड है, ठीक है, लेकिन जब हम सस्टेनेबल फाइनेंस की बात करते हैं तो वो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस ईएसजी वाली कॉन्सेप्ट पर फोकस होता है। ग्रीन फाइनेंस फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, सही बात है, ये ऑप्शन तो सही है। while sustainable finance covers environmental, social and governance ESG considerations, ये ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही जवाब। तो आपको सही जानकारी पहले ऑप्शन में मिल गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों को डिफाइन भी किया गया, एक बार देख लेते हैं। ग्रीन फाइनेंस प्राइमरीली फंड्स प्रोजेक्ट्स दैट हैव डायरेक्ट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की बात कर रहे हैं जो कि सीधा सीधा एनवायरमेंटल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। जब हम सस्टेनेबल फाइनेंस की बात करते हैं तो ईएसजी वाला फैक्टर रहेगा, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो देखिए तीन फैक्टर, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ईएसजी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है। Factors in financing decision. It may include green projects, but also support social impact, social infrastructure, human rights, corporate governance initiatives. इनको भी इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, which of the following best defines a green bond? ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? देखिए ग्रीन बॉन्ड को समझिए ऐसे, बॉन्ड की जब बात करते हैं तो मान इसको समझ गए होंगे कि ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। मार्केट में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया किसी कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फंड रेज करना मार्केट से, और इस फंड का इस्तेमाल केवल ग्रीन या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, ठीक है। A bond issued by a company that guarantees a fixed interest rate to invest in regardless of project type. देखिए regardless of project type, प्रोजेक्ट कैसा है इससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत ऑप्शन है। A debt instrument where the proceeds are exclusively used to refinance projects with environmental benefit. प्रोजेक्ट्स को फिनेंस करना या रीफाइनेंस करना एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से टारगेट क्या हो, ऐसे प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स रिलेटेड। तो बी ऑप्शन पॉजिटिव है, बाकी ऑप्शन को रीड करते हैं एक बार। अ गवर्नमेंट बॉन्ड इशूड ओनली फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, अगर एक बॉन्ड पेश किया गया जिसका मेन टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का है तो वो ग्रीन बॉन्ड नहीं होगा। इस प्रकार के बॉन्ड को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बोलते हैं, इंफ्रा बॉन्ड का नाम दिया जाता है। A corporate bond that has tax benefit but no specific environmental purpose, ठीक है, टैक्स बेनिफिट तो प्रोवाइड कर रहा है, एनवायरमेंटल पर्पस कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट, बी ऑप्शन एकदम सही। एक्सप्लेनेशन, ग्रीन बॉन्ड्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू रेज फंड्स फॉर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, green transportation, water management, or climate change mitigation initiatives. The green aspects refers to the environmental objective of the projects financed. अब यहां पर एक एमसीक्यू आपके सामने है और ये एमसीक्यू जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से संबंधित, आपके एग्जाम में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से संबंधित एमसीक्यूज बनते हैं,
पिछले पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2024 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। और ऐसे क्वेश्चन है कि बस आपको ये आईएसओ याद रखने हैं, आईएसओ याद है, आसानी से आपको नंबर मिले, सोचना ही नहीं बिल्कुल। तो वो कौन सा आईएसओ स्टैंडर्ड है क्योंकि गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दे रहा है, क्वांटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस। मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहा है ये किस मात्रा में हो रहा है और इससे संबंधित रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी, ठीक है, किस आईएसओ के अंतर्गत दी गई, ठीक है, आईएसओ 140301, 14064, 14067 या 14030। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। देखिए आप बोलेंगे सर इसे कैसे याद करें, इसे याद ही करना, इसमें कोई दूसरा लॉजिक नहीं लगाएंगे आप, इसमें आपको याद ही करना। तो 14064 आंसर होगा। आईएसओ 14064 2018 में स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स फॉर द क्वांटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड रिमूवल्स। एग्जाम के नजरिए से खास, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से साथियों आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। और लेकिन जाने से पहले रुकिए, आपके एग्जाम शुरू हुए हैं 30 नवंबर से, समय बहुत कम बचा हुआ है, मुश्किल से 1 महीना, ठीक है, 1 महीना 4-5 दिन। इतने कम समय में आप चाहते हैं सीआईबी एग्जाम क्लियर करना, हो सकता है, लेकिन डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट और एक ऐसे बैच की रिक्वायरमेंट है जो आपके कंप्लीट सिलेबस से इंपॉर्टेंट टॉपिक का कवरेज प्रोवाइड, कॉन्सेप्ट क्लियर करे और साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए प्रैक्टिस के। और जिस बैच की मैं बात कर रहा हूँ वो जीआईबी क्रैश कोर्स है। और इस समय आपके लिए हमारे सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर 60% अप टू 60% तक ऑफ चल रहा है। ये ऑफर देखिए 27 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। बहुत कम दिन बचे हैं आपके पास, 2 दिन मात्र, तो देर ना करें, अपने आप को इसके साथ एनरोल। मैं क्रैश कोर्स की बात कर रहा था, क्रैश कोर्स आपके लिए मात्र 1499 में उपलब्ध है। आप कंप्लीट टॉपिक का कवरेज, इंपॉर्टेंट एंड टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। लेकिन अब वो बैंकर्स जो फोकस कर रहे हैं सीआईबी पर पूरे जोशो खरोश के साथ, अब उनके लिए है वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो सीआईबी महापैक है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिलेगा। जब आप किसी दूसरे बैच के साथ जुड़ेंगे तो वहां पर आपको केवल 4 मेन पेपर का एक्सेस। अब पांचों के पांचों पेपर प्लस 20+ बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको, मॉड्यूल वाइज डीपीपीस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, क्विजेस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं महापैक में। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2999, 12 मंथ 4599, 24 मंथ 6599 में उपलब्ध। सीआईबी क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, 1499 में उपलब्ध है। आपके करंट एग्जाम पर फोकस करते हुए अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का टारगेट रखा हुआ है आपने, तो उस नजरिए से हमारे पास प्लेटफॉर्म पर समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच 2026 फेज 1 फेज 2 को कवर करते हुए अवेलेबल है 1899 में इफेक्टिव प्राइस। और वो प्राइस है प्रो प्राइस, जहां पर आपको इंटरव्यू बैचेस मिल जाते हैं, बुक्स सेट मिल जाता है, मेंटरशिप मिल जाती है, ये सब हमारे फीचर आपको 3399 में। आपके जो भी एसोसिएट्स हैं जो सीआईबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और बुक्स की बात करते हैं कि बुक्स कौन सी बेहतर है, मार्केट में सबसे इफेक्टिव बुक्स में से है जैब बैंकर्स एसेट ऑफ 4 बुक्स, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मात्र 1224 में उपलब्ध है आपके लिए। क्वालिटी कंटेंट के साथ में एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। के साथ आप उनको सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आज के सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक टेलीग्राम चैनल है आपके लिए, जहाँ पर जुड़कर आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। जैब_क्या सर, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर अपनी बात रखिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।